ये रहा क्वेश्चन। कॉन्वेक्स लेंस है जो किसी सोर्स की स्क्रीन पर इमेज बनाता है और वो 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम द लेंस। सेकेंड लेंस बिल्कुल मिडिल में आ जाता है। देन फॉर द इमेज फॉर्मेशन स्क्रीन शिफ्टेड 15 सेंटीमीटर अवे, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस और नेचर ऑफ द सेकेंड लेंस। क्वेश्चन को कम से कम जो है पढ़ करके हल्का फुल्का रफ टाइप का डायग्राम तो बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये हमने स्क्रीन बना ली, एस फॉर स्क्रीन, और ये लेंस हो गया कॉन्वेक्स, ये सोर्स हो गया क्योंकि जिसकी इमेज बनी है वो सोर्स है लाइट का, लिखा हुआ है ना, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ द सोर्स, यानी कि ये सोर्स ऑब्जेक्ट हो गया। कॉन्वेक्स वाले लेंस ने इसकी इमेज बनाई है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल होती है, और ये जो आई फॉर इमेज बनी है, स्क्रीन जो है वो 20 सेंटीमीटर पर है, एंड दैट इज़ वाई इमेज भी लेंस से 20 सेंटीमीटर पर है। अगर हम इस वाले लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x मान लें और इस लेंस की फोकल लेंथ f मान लें, तो गॉस का फार्मूला बन गया 1/f इज इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/u। तो f की जगह पर f, देखो जो पता नहीं होता, लेकिन अगर तुमने कुछ मान लिया, जैसे इस क्वेश्चन में लेंस की फोकल लेंथ पता नहीं है, बट अगर तुमने मान लिया तो साइन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता नहीं है, बट तुमने अगर x मान लिया तो साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रियल इमेज है जो कि हमेशा पॉजिटिव साइन रखती है 20, और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में नथिंग से तो ऑलवेज कन्वर्जिंग लिया जाता है। u की वैल्यू हो गई x, तो ये आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस का 1/x। ये इक्वेशन 1 आ गया। सेकेंड लेंस इंट्रोड्यूस बिटवीन मिडिल वे, तो सेकेंड लेंस जो है वो इन दोनों के बीच आता है, लेंस और स्क्रीन के बीच आता है। ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन डिस्कशन चल रहा है तो मैं बता तो रहा हूँ। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेकेंड लेंस एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द लेंस एंड द स्क्रीन। तो यानी जो दूसरा वाला लेंस है वो कहाँ आता है? स्क्रीन और लेंस के बीच में। तो जब सेकेंड लेंस आ जाता है बीच में, पता नहीं कैसा है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, यही तो पता भी लगाना है। तो मान लेते हैं कि ये सेकेंड लेंस यहाँ आ गया, डॉटेड लाइन से दिखा दिया, ये सेकेंड लेंस है, और इस सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ f डैश है, ऐसा मान लिया। तो इमेज बनाने के लिए स्क्रीन को 15 सेंटीमीटर अवे जाना पड़ता है। तो अब जो इमेज बनती है वो 15 सेंटीमीटर अवे बनती है। तो एक बार फिर से ये वाला लेंस पहले से ही है, सेकेंड लेंस ये रहा, इसकी फोकल लेंथ f डैश मानी है, इसकी फोकल लेंथ f मानी है, और क्वेश्चन ने क्लियर किया है कि स्क्रीन जो है वो 15 सेंटीमीटर अवे चली जाती है। यानी पहले स्क्रीन यहाँ थी, बाद में यहाँ नहीं है। पहले स्क्रीन यहाँ थी, अब स्क्रीन यहाँ पहुँच गई है अपनी पुरानी जगह से 15 सेंटीमीटर अवे, और ये वाली रिजल्ट दे रखी थी 20 सेंटीमीटर। ये स्क्रीन हुआ करती थी जहाँ मैं S बना रहा हूँ, ये स्क्रीन है अब, लेकिन ये यहाँ नहीं है, इसको यहाँ से शिफ्ट करके जो है 15 सेंटीमीटर अवे डाला गया है। और जो सेकेंड लेंस आप लेके आए हैं, सेकेंड लेंस बिल्कुल मिडिल में है, मतलब ये भी आपका 10 है और ये भी 10 है। ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट के साथ में क्या किया गया है क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं है। एस फॉर स्क्रीन जो पहले यहां थी, यहां पे क्रॉस लगा दिया, यानी अब ये यहां नहीं है, अब कहां चली गई है? 15 सेंटीमीटर अवे चली गई है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इसी सोर्स की, यही सोर्स है, ये लाइट वेलकम करेगा ये वाला लेंस, और ये क्या है? ये तो पक्का है कि कन्वर्जिंग है। तो पहले इमेज कहाँ बना रहा था? जरा डॉटेड पार्ट को देखना। ये जब ये सेकेंड लेंस नहीं था तो यहां ये इमेज बना रहा था, समझना बात को, यहां इमेज बना रहा था।
सेकेंड लेंस जब नहीं था, सोचो कि सेकेंड लेंस अगर कन्वर्जिंग होता, अगर सेकेंड लेंस कन्वर्जिंग होता, नंबर देते हैं, ये लाइट है हमारी 1 नंबर की, ये है 2 नंबर की, तो लेंस से निकलने के बाद जो है ये 1 डैश है और ये 2 डैश है, और ये देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 1 डैश है और ये 2 डैश है। अब सोचो कि अगर सेकेंड लेंस कन्वर्जिंग होता तो ये तो और पहले कन्वर्ज कर देता ना भाई, तब ये जो लाइट जा रही है 1 डैश ये कन्वर्ज होके थोड़ा इधर डेविएट हो जाती, और जो ये जा रही है 2 डैश ये इधर डेविएट हो जाती, तब तो स्क्रीन को आगे लाना पड़ता ना। और इससे पता चलता है कि सेकेंड लेंस कन्वर्जिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि इमेज बनाने के लिए आपने क्या किया, स्क्रीन को अवे किया है। तो इस वाले का तो आंसर आ गया। नेचर ऑफ सेकेंड लेंस क्या है? नेचर ऑफ सेकेंड लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग। फिर से आप समझो, कुछ कुछ बहुत क्लोज रिलेशन जो आपने पिछली क्लास में किया है। भाई ये 1 डैश चली जा रही है, सेकेंड लेंस नहीं है, 2 डैश चली जा रही है, सेकेंड लेंस नहीं है। अगर सेकेंड लेंस कन्वर्जिंग है तो 1 डैश को कन्वर्ज करेगा, तो जो इमेज यहां बन रही थी वो पहले ही बन जाएगी, तो स्क्रीन को इधर लाना पड़ेगा। पहले ये थी, अब इधर लाना पड़ेगा। बट कोई कह रहा नहीं, ऐसा नहीं है, यानी सेकेंड लेंस ने कन्वर्ज नहीं किया है। अब जब सेकेंड लेंस ने कन्वर्ज नहीं किया तो सेकेंड लेंस ने क्या किया है? डाइवर्ज किया है। तो चलिए ध्यान देते हैं डाइवर्जिंग सिचुएशन पर। यहां पर इमेज बन रही थी, कुछ रफ करना पड़ रहा है जिससे कि फोकस बना रहे। ये 2 डैश है आपका, तो सेकेंड लेंस डाइवर्जिंग है, ये पक्का हो गया लॉजिकल तरीके से। तो ये जो 1 डैश है इसको डाइवर्ज किया गया है, यानी लाइक दिस, ये डाइवर्ज किया गया है। और डाइवर्ज का मतलब होता है अपने पुराने रास्ते से अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सेस। ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है, तो 1 डैश को प्रिंसिपल एक्सेस से अवे जाना पड़ेगा। नाउ दिस इज 1 डबल डैश, और ये है आपकी 2 डैश, इसको भी अवे चलना पड़ेगा। एंड दिस इज 2 डबल डैश। और क्वेश्चन कहता है कि जो इमेज है वो यही बन गई है, अब यहां पर बन चुकी है। यानी 1 डबल डैश और 2 डबल डैश किससे पैदा हुए हैं? सेकेंड लेंस से। 1 डबल डैश 2 डबल डैश किससे बने हैं? सेकेंड लेंस से। और तब जाकर के 1 डबल डैश और 2 डबल डैश कहाँ मिलते हैं? स्क्रीन पर। इसका मतलब है कि 1 डबल डैश 2 डबल डैश का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो स्क्रीन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी डायग्राम को और अपडेट करते हैं, 1 बाई 1 देखते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया कि जो सेकंड वाला लेंस है वो डाइवर्जिंग है, तो जरा सेकंड वाले लेंस से पूछते हैं उस पर गिरने वाली लाइट कौन है। ये रहा सेकंड लेंस, सेकंड लेंस को हाईलाइट कर रहा है, इसकी फोकल लेंथ है एफ डैश। लॉजिकली पता चल चुका है ये डाइवर्जिंग है। ये रही स्क्रीन, और सेकंड लेंस पर गिरने वाली लाइट कौन है? चेक द सिचुएशन, 1 डैश 2 डैश। तो सेकेंड लेंस पर गिरने वाली लाइट है 1 डैश और 2 डैश। ये देखिए 1 डैश एंड 2 डैश, ये 1 डैश है और ये 2 डैश है। जब सेकेंड लेंस नहीं था तो 1 डैश और 2 डैश कहाँ मिलते थे? इस जगह मिलते थे। इस जगह का नाम क्या है? आई। तो जब ये सेकेंड लेंस नहीं था तो 1 डैश और 2 डैश जहां मिलते थे दैट इज द आई, आई फॉर इमेज। अब यही आई क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। और पिछली क्लास में भी ये बहस हो चुकी है कि एक से बनने वाली इमेज दूसरे के लिए क्या बन जाती? ऑब्जेक्ट। आप मेन डायग्राम पे भी ध्यान दिए रहना, सब कुछ वहीं से तो कैलकुलेट हो रहा है। ये सेकेंड लेंस है, जब ये नहीं था तो 1 डैश चुपचाप यहां जाता था, 2 डैश यहां जाता था, और इसी जगह पे तो आई फॉर इमेज बना था। और अब जो है सेकेंड लेंस पर गिरने वाली लाइट कौन है? 1 डैश और 2 डैश। गिरने वाली लाइट जहां कट करती है उस जगह को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यानी यही आई सेकेंड लेंस के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब अगर ये सेकेंड लेंस कन्वर्जिंग है तो ये 1 डैश को और कन्वर्ज करेगा और 2 डैश को और कन्वर्ज करेगा। बट क्वेश्चन में स्क्रीन तो आगे ले जाई गई है, इसका मतलब ये हो गया कि इस सेकेंड लेंस ने इसको क्या किया होगा? डाइवर्ज किया होगा। तो जब सेकेंड लेंस ने इसको डाइवर्ज किया तो ये रहा आपका 1 डबल डैश
और ये रहा आपका 2 डबल डैश, यानी सेकेंड लेंस ने ऑप्टिकल फिनोमेना करके इमेज कहाँ बनाई है, ये बनाई है। तो इस वाली इमेज को मान लेते हैं I2, क्योंकि सेकेंड लेंस ने बनाई है इसलिए इसको I2 कह दिया। अब आप सेकेंड लेंस के लिए फंडा लगाइए, तो 1/f 1/v 1/u। सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ क्या है, f डैश। कंफर्म हो गया कि कैसा है, डाइवर्जिंग है, तो माइनस हो गया। सेकेंड लेंस ने इमेज कहाँ बनाई है, ये बनाई है I2। ये कितना डिस्टेंस है भाई सेकेंड लेंस से, चलते हैं मेन डायग्राम में। सेकेंड लेंस ये है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 10, और यहाँ से यहाँ कितना है 15, तो यानी कि जो v है वो कैसा हो गया 25, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्लस में u मीन्स सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट ये कितना है, देखिए भाई 10 है ना, तो u का भी क्या वैल्यू है 10, साइन कैसा होगा प्लस, यहाँ से आपको क्या मिल गया f डैश मिल गया, मिल जाएगा ना। कॉपी मत करें क्योंकि सब इमेजेस आपको मिल जाएंगे, और अगर आज की क्लास में संडे से मतलब टेस्ट से पहले सब कॉपी भी करेंगे तो फिर सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। क्लियर है ये? ठीक है ना ये? चलिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिवीजन आपने कर रखा है या मैं करा दूं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले विजुअल एंगल देखा था। इंपॉर्टेंट बात बताइए विजुअल एंगल की क्या है? ये वो एंगल होता है जो कौन बनाता है, ऑब्जेक्ट। ये वो एंगल होता है जो कौन बनाता है, इमेज। कहाँ बनाता है, पॉइंट पर या आपकी आंखों पर? तो विजुअल एंगल हमेशा फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट होता है, फॉर्म बाई इमेज होता है, और ओवर द आईज होता है। तो जो ऑब्जेक्ट या इमेज आंखों पर एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। एक सपोर्टिंग डायग्राम भी बनाया था। मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी आईज हैं, ई से लिख देते हैं, और ये कोई पॉइंट है पी से लिख देते हैं, ये कोई पॉइंट है इसको क्यू से लिख देते हैं। ए बी ऑब्जेक्ट ने पी पर एंगल बनाया, हाँ कुछ ना कुछ बनाया है। ए बी ऑब्जेक्ट ने क्यू पर एंगल बनाया, बिल्कुल बनाया है। लेकिन ए बी ऑब्जेक्ट ने जो आपकी आंखों पर एंगल बनाया, इसी का नाम है विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल इज ए एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट और द इमेज एट द ह्यूमन आई या फिर अपॉन द ह्यूमन आई। जो विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट बनाता है उसको अल्फा से लिखते हैं, और जो विजुअल एंगल इमेज बनाता है उसको बीटा से लिखते हैं। तो इमेज ने अगर आंखों पर एंगल बनाया दैट इज बीटा, और ऑब्जेक्ट ने अगर बनाया तो दैट इज अल्फा, बताया जा चुका है। इसके बाद में आपसे ये कहा गया था कि कोई भी डिवाइस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कब बन जाती है। जैसे हमारे पास में लेंस है, तो ये एक डिवाइस है। किसी ने कहा कि उनके पास में सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप ये भी डिवाइस है भाई। लेकिन इस डिवाइस को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी डिवाइस है, इसको भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। लेंस भी डिवाइस है लेकिन इसको नहीं कहा जाता। तो कोई भी डिवाइस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कब बन जाती है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को केवल एक ही काम आता है, बीटा हमेशा अल्फा से बड़ा होगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन जरा मैथमेटिकली सुन लीजिए। जो बीटा को अल्फा से बहुत बड़ा बना दें उनका नाम क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर द डिवाइसेस विच ऑलवेज फॉर्म बीटा ग्रेटर देन अल्फा। ये लेंस का कोई भरोसा नहीं है, लेंस कभी बीटा बड़ा भी बनाता है अल्फा से, तो कभी क्या बनाता है, छोटा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर द डिवाइसेस विच ऑलवेज फॉर्म ग्रेटर विजुअल एंगल बीटा देन अल्फा। ठीक, अच्छा, बीटा को अल्फा से बड़ा करना है। लास्ट क्लास में पता चला था कि विजुअल एंगल जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो विजुअल एंगल कम हो जाता है, और विजुअल एंगल कम हो जाता है तो साइज कम हो जाता है। हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि रियलिटी में जो स्टार हैं वो सन से बहुत बड़े हैं,
जो स्टार हैं वो सन से क्या है, बहुत बड़े हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में दिखते बहुत छोटे हैं। तो चक्कर क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होने से विजुअल एंगल कम है, और विजुअल एंगल कम होने से आंखों को साइज क्या दिखता है। यानी कि बड़ी अजीब सी बात है, आंखें कभी सच नहीं बोलती, आंखें केवल विजुअल एंगल से दोस्ती रखती हैं। भले ही वो बड़ा हो ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर विजुअल एंगल छोटा है तो तुम्हें छोटा ही दिखेगा, अगर विजुअल एंगल बड़ा है तो तुम्हें बड़ा ही दिखेगा। तो आंखों को जो साइज का अंदाज़ा होता है वो विजुअल एंगल से होता है। और इस वाले फंडे के बाद में हमने फिर आपको ये भी बता दिया था, ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो विजुअल एंगल बड़ा करते हैं, विजुअल एंगल बड़ा करते हैं बाय इंक्रीजिंग साइज। कैसे करते हैं इस काम को आगे देखेंगे अभी। ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्होंने विजुअल एंगल को बड़ा कर दिया है साइज बड़ा करके, तो अगर साइज को बड़ा करोगे तो विजुअल एंगल ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, वो माइक्रोस्कोप कहलाते हैं। तो जिन लोगों के नामों में माइक्रोस्कोप लगा है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो जिनके नाम में माइक्रोस्कोप आया है उनमें ये वाला फीचर बिल्कुल सेम है। यानी कि ये सारे के सारे लोग विजुअल एंगल बड़ा करते हैं बाय इंक्रीजिंग साइज, और जो लोग विजुअल एंगल बड़ा करते हैं बाय डिक्रीजिंग साइज, सॉरी डिस्टेंस, ऐसे लोग, मैं लिख देता हूं यहां पर, विजुअल एंगल बड़ा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमेशा विजुअल एंगल बड़ा करेंगे बाय डिक्रीजिंग डिस्टेंस, बाय डिक्रीजिंग डिस्टेंस। तो जो लोग डिस्टेंस को डिक्रीज करके विजुअल एंगल बड़ा करते हैं उनको क्या कहते हैं, टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, और जितने भी और टेलीस्कोप्स हैं वो सारे के सारे कॉमनली ये काम करते हैं कि विजुअल एंगल उनको बड़ा करना सिखाया गया, लेकिन क्या करके, डिक्रीज द साइज। ये था आपका लास्ट वाली क्लास का रिवीजन। कहीं कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। क्या चक्कर है, ये ऑन नहीं है यार। क्या करते हो मिश्रा जी तुम हैं? कब तक वो साथ देगा? 15% पे लगा था। चलें आगे, मूव करें भाई। तो अब हमें एक एक करके सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले किसको पढ़ना? सिंपल माइक्रोस्कोप को। ठीक, आगे बढ़े इसके पहले एक अपडेट और दें आपको। एक पैरामीटर है कैपिटल डी, इस इंस्ट्रूमेंट की पढ़ाई में आपको मिलेगा। तो कैपिटल डी जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कैपिटल डी है 25 सेंटीमीटर। इसको किस नाम से जानते हैं? LDDV। इसका नाम है LDDV, फुल फॉर्म है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आगे जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो ये मिलेगा भाई, LDDV। मतलब क्या होता है? हेल्दी आइज को 25 सेंटीमीटर पे कम पर नहीं दिखता। जैसे ये आपकी आइज है और ये 25 सेंटीमीटर का निशान लगा दिया, मार्क लगा दिया। अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं और आप बोलते हो नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब आपकी आंखों में कोई समस्या नहीं है। हेल्दी आइज कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बिलो 25 सेंटीमीटर and that 25 centimeter is called LDDV. Healthy eye can see at the 25 centimeter, beyond the 25 centimeter, और beyond the 25 centimeter की लिमिट इनफाइनाइट है। भाई आप देखिए ना, जो गैलेक्सी आपको दिखाई देता है वो कहाँ पर है? ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में वो इनफाइनाइट पर है, वहाँ तक आपको दिखाई देता है। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के आप अनंत तक देख सकते हैं। ये हेल्दी आई का क्या है? रेंज, विजन रेंज है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हेडिंग डालिए, इसमें कैपिटल डी आपको मिलेगा, इसलिए बता दिया सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए नाम से ही क्लियर हो गया पहला पॉइंट, सिंपल माइक्रोस्कोप नाम से क्लियर है पहला पॉइंट
क्या करता होगा ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो विजुअल एंगल बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग साइज। पहला पॉइंट लिखिए, इट इज ऑप्टिकल डिवाइस, इट इज ऑप्टिकल डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हैं आप, इट इज ऑप्टिकल डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट भी आप लिख सकते हैं, विच इंक्रीजेज विजुअल एंगल, इंक्रीजेज विजुअल एंगल पे अंडरलाइन करना, विच इंक्रीजेज विजुअल एंगल बाय इंक्रीजिंग साइज, इस पर भी अंडरलाइन करना, बाय इंक्रीजिंग साइज। सिंपल माइक्रोस्कोप आपकी हेडिंग है, पहला पॉइंट नाम से ही क्लियर हो गया, इट इज ए ऑप्टिकल डिवाइस विच इंक्रीजेज विजुअल एंगल बाय इंक्रीजिंग साइज। इंक्रीजेज विजुअल एंगल पे अंडरलाइन होना चाहिए और बाय इंक्रीजिंग साइज पर भी अंडरलाइन होना चाहिए। सेकेंड नंबर पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट देखें क्या, सुन लीजिए सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है। बड़े साइज का इमेज अगर बनता है और ये काम अगर लेंस करता है तो बताओ कैसे कर पाएगा। लेंस को बड़े साइज का इमेज बनाना है तो बड़े साइज का इमेज कौन सा लेंस बनाता है, कन्वर्जिंग। लेकिन वो कन्वर्जिंग लेंस जब बड़े साइज का इमेज बनाता, मैं जरा लेंस को यहाँ पे बनाता हूँ। ये लास्ट वाली क्लास में हमने कहा था लेंसेज इतने तरीके के होते हैं कि जब हमसे बोर्ड पर लेंस बनाने के लिए कहा जाता है तो हम कौन सा लें और कौन सा छोड़ दें। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने एक डॉटेड लाइन सपोर्ट में ले ली थी। तो जैसे ये डॉटेड लाइन हम बनाते हैं आप समझ जाइएगा कि ये डॉटेड लाइन किसी लेंस के लिए बनी हुई है। तो ये रहा आपके लिए लेंस। अब ये तो कंफर्म हो गया कि डाइवर्जिंग लेंस तो छोटे साइज की इमेज बनाता है और अभी अभी तुमने लिखा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है साइज बड़ा करने का काम करता है, विजुअल एंगल को बड़ा करने के लिए। तो पक्का हो गया कि सिंपल माइक्रोस्कोप में डाइवर्जिंग लेंस तो लगेगा नहीं, तो कौन लगेगा, कन्वर्जिंग। तो यानी सेकंड नंबर पॉइंट तैयार हो रहा है धीरे धीरे कि सिंपल माइक्रोस्कोप का लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। अब कन्वर्जिंग लेंस जब बड़े साइज का इमेज बनाता है तो रियल इमेज में भी बड़ा साइज मिलता है, रियल इमेज में बड़ा साइज मिलता है और वर्चुअल इमेज में भी बड़ा साइज मिलता है, वर्चुअल इमेज में भी बड़ा साइज मिलता है। ये आपके 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स में आपको पता है, और नहीं पता है बिल्कुल भूले बैठे हो तो प्रॉपरली सजा लें। देखो लेंस के इधर कौन होता है, फोकस, डबल पे कौन होता है, ट्वाइस ऑफ फोकस। लेंस के उधर कौन होता है, फोकस, और डबल पे कौन होता है, ट्वाइस ऑफ फोकस। रियलिटी पर अगर आओगे तो अगर इधर वाले का नाम है फर्स्ट फोकस तो इधर वाले का नाम क्या है। लेकिन अगर सराउंडिंग यूनिफॉर्म है तो फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस सब एक ही जैसे होते हैं ना। तो हम लोग तो यही ले करके चल रहे हैं कि सराउंडिंग क्या है, यूनिफॉर्म। तो ये आपका जो है फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस अंडरस्टूड है। ये वाली डिस्टेंस है फोकल लेंथ, तो डबल पे कितनी हो जाएगी, 2 ऑफ फोकल लेंथ। ये वाली डिस्टेंस है फोकल लेंथ, तो डबल पे क्या हो जाएगी, 2 ऑफ फोकल लेंथ। फिर हमने सीखा था कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा F और 2F के बीच में, तो अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में रहेगा तो क्या कमाल हो जाएगा, रियल का बिग साइज इमेज मिलता है। यानी जो रियल इमेज मिलेगा वो दूसरी तरफ मिलेगा और 2F के बियॉन्ड मिलेगा, बड़ा मिलेगा। ये वाला केस रियल इमेज मिलता है बड़े साइज का। यानी रियल इमेज बड़े साइज का तभी मिलता है जब लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, F और 2F के बीच में। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस जगह पर MN, ये वाला ऑब्जेक्ट AB था, MN ऑब्जेक्ट लेंस और फोकस के बीच में है। अब क्या होगा, अभी भी बड़े साइज का इमेज मिलेगा लेकिन कैसा मिलेगा, वर्चुअल। तो ये बात पक्की हो गई कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसमें जो इस्तेमाल होने वाला लेंस है वो डाइवर्जिंग तो नहीं होगा, ये कैसा होगा, कन्वर्जिंग। क्योंकि डाइवर्जिंग तो बड़ा साइज इमेज बना ही नहीं पाते हैं, ये कंफर्म हो गया। अब जब कन्वर्जिंग होगा तो कन्वर्जिंग तो रियल में भी बड़ा इमेज देते हैं और वर्चुअल में भी देते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लेंस से कहा जाता है तुमको हमेशा वर्चुअल में बड़ी इमेज देनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो। मान लो थोड़ी देर के लिए कि मेरे चश्मे का लेंस कन्वर्जिंग है और
ये कन्वर्जिंग लेंस क्या कर सकता है? ये सारे काम कर सकता है। ये रियल इमेज बड़ी साइज की बनाता है, ये रियल इमेज छोटे साइज की भी बनाता है, ये रियल इमेज बराबर साइज की भी बनाता है। ये वर्चुअल इमेज बनाएगा तो बड़े साइज की बनाएगा। तो जब इसको सारे काम करने की छूट है ना, तो ये एक लेंस है। लेकिन अगर इससे ये कह दिया जाए कि आज के बाद आपको वर्चुअल की बड़ी इमेज बनानी है, दैट्स ऑल, अगर इस लेंस पर ये बाउंडेशन लगा दी जाए कि तुम कन्वर्जिंग लेंस हो, लेकिन अब तुमको हमेशा वर्चुअल की मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, तो आपका ये कन्वर्जिंग लेंस, मेरे इस चश्मे का कन्वर्जिंग लेंस क्या बन जाएगा? सिंपल माइक्रोस्कोप। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का कन्वर्जिंग लेंस और ऑर्डिनरी कन्वर्जिंग लेंस में डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी कन्वर्जिंग लेंस जो कर सकता है वो करता है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप का कन्वर्जिंग लेंस केवल क्या करता है? बड़े साइज का वर्चुअल इमेज बनाता है। क्यों? रियल में बड़ा साइज अगर बनाएगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? चलो चेक करते हैं। आप देखिएगा भाई, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जो हमारे पास में ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं, हम अपनी आंखें और जस्ट उसके सपोर्ट में रखते हैं ना भाई। देखो, आप समझ माइक्रोस्कोप कैसे यूज करते हैं? अगर माइक्रोस्कोप है तो आप अपनी आंखें उस पर सटा देते हैं, कॉन्टेक्ट टू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। टेलीस्कोप कैसे यूज करते हैं? तो आपकी जो आंखें होती हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के क्या होती हैं? बहुत क्लोज होती हैं। तो ये AB वाला ऑब्जेक्ट है और ये MN वाला ऑब्जेक्ट है, तो इनको देखने के लिए हमारी आंखें यहां होंगी। हाँ ना, बोलो भाई। अब देखिए, MN वाले की वर्चुअल इमेज सामने होगी मेरे, तो मुझे इजिली दिखाई देगी ना, बोलो। और AB वाले की इमेज बड़ी वाली कहां होगी? पीछे होगी। क्या हम फोकस कर पाएंगे? तो जो चीज हमारे पीछे, इस समय जो हमारे पीछे, हम कहां देख पा रहे हैं? एंड दैट इज वाई रियल का मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड माने बड़ा, रियल का बड़ा इमेज आप देख ही नहीं पाएंगे, तो उसका कोई फायदा है नहीं। हमारा विजन तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो बिल्कुल मेरे फ्रंट में है, बिल्कुल सामने है, उसी को तो हम इजिली फोकस कर पाएंगे। एंड सो वर्चुअल इमेज जो होता है, बड़े साइज का वर्चुअल इमेज या वर्चुअल इमेज जो भी होता है इन फ्रंट ऑफ द आईज होता है, तो इजिली क्या हो जाता है? फोकस। अब आगे की कहानी क्या है कि इस वाले लेंस ने MN की वर्चुअल इमेज बना दी। हमारी आंखों को क्या दिखाई देगा? ये वर्चुअल का इमेज दिखाई देगा। अब जो मेरी आंखों में जो नेचुरल वाला लेंस है, नेचुरल वाला लेंस इसी वर्चुअल इमेज को कन्वर्ट करेगा किसमें? रेटिना पर। और वो किसमें बदलेगा? रियल में। क्लियर ये बात? तो सारी बातें फिर समझिए, 2-3 पॉइंट निकल के बाहर आ गए हैं। अपना लॉजिक लगाइए और सोच के बताइए कि जिसको तुमने ये कहा है कि इसको बड़े साइज का विजुअल एंगल देना है बाय इंक्रीजिंग द साइज, क्या उसमें कभी डाइवर्जिंग लेंस लग सकता है? नहीं। तो सेकंड नंबर पॉइंट आपका बन गया कि सिंपल माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होने वाला लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग। ऑर्डिनरी कन्वर्जिंग लेंस और सिंपल माइक्रोस्कोप के कन्वर्जिंग लेंस में अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप का कन्वर्जिंग लेंस ऑलवेज फॉर्म बिग साइज वर्चुअल इमेज। Big size virtual image just in front of the eyes, and therefore we can focus easily, and so we choose the virtual size large image. जो रियल साइज आपकी जो बिग इमेज होगी वो जस्ट हमारे क्या होगी? पीछे। इस समय हम खड़े हैं तो हम बोर्ड पर कुछ देख पा रहे हैं नहीं, क्योंकि हमारा विजन कैसा होता है? फ्रंट वाला। सेकंड नंबर पॉइंट आप लिखिए, इन SM सिंपल माइक्रोस्कोप का शॉर्ट फॉर्म SM। बार बार क्यों लिखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप? इन SM there is single converging nature lens, मतलब इसमें दो नहीं होते, एक अकेला होता है। इन SM there is single converging nature lens। कन्वर्जिंग नेचर लेंस पे अंडरलाइन कर दो, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, दिस कन्वर्जिंग नेचर लेंस ऑलवेज फॉर्म, दिस कन्वर्जिंग नेचर लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मीन्स बड़ा, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज।
वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, कॉमा करें इमेज के बाद, इन फ्रंट ऑफ आईज, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज कॉमा इन फ्रंट ऑफ आईज, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज इन फ्रंट ऑफ आईज, which easily focused by observer, जो ऑब्जर्वर की आंखों के सामने, which easily focused by observer, जो ऑब्जर्वर की आंखों के सामने वो उसको अच्छे से फोकस कर पाएगा। अब यहीं से अगर कल को क्वेश्चन बन जाता है कि इन सिंपल माइक्रोस्कोप वाई वी नॉट प्रिफर रियल का मैग्नीफाइड इमेज, क्वेश्चन आया इन सिंपल माइक्रोस्कोप वाई वी नॉट प्रिफर रियल का मैग्नीफाइड इमेज, तो आंसर क्या दोगे? रियल मैग्नीफाइड इमेज नॉट फोकस्ड बाय द आईज, और जो आईज को फोकस नहीं कर पाएगी उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। अब आपने जो सेकेंड नंबर पॉइंट लिखा उसके अकॉर्डिंग जरा ध्यान देना, ये मैंने बनाया कन्वर्जिंग नेचर लेंस डॉटेड लाइन बना के, क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर लेंस कैसा दिखता है इसका भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर लेंस ऐसा भी दिख सकता है और ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, क्योंकि एक्चुअली जो कन्वर्जिंग नेचर है डिपेंड किस पर करता है? सराउंडिंग मीडियम पर, एंड दैट इज वाई कन्वर्जिंग नेचर लेंस हम इस समय बोर्ड पर बना रहे हैं, और कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सिंपल डॉटेड लाइन बना दी। यहां लिखा कन्वर्जिंग नेचर लेंस और यहां पे सपोर्ट में लिख दिया SM सिंपल माइक्रोस्कोप। ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सेस, सजा लेते हैं इसको, इधर भी फोकस डबल पे ट्वाइस ऑफ फोकस, इधर भी फोकस डबल पर ट्वाइस ऑफ फोकस। अंदर की बात ये है कि अगर ये फर्स्ट वाला है तो ये, और अगर ये सेकंड वाला है तो ये, और जब सराउंडिंग एक जैसा होता है तो फर्स्ट और सेकंड क्या होते हैं? बराबर बराबर। और हम लोग इसी सिचुएशन में पढ़ रहे हैं कि सराउंडिंग आपका यूनिफॉर्म है। तो अभी आपने बोला कि कन्वर्जिंग लेंस ऑफ SM फॉर्म द वर्चुअल का मैग्नीफाइड इमेज, तो वर्चुअल की मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्चुअल की मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? आंसर है F और लेंस के बीच होना चाहिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम था AB, तुमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, तुम्हारे ऑब्जेक्ट का नाम था MN, किसी ने यहां रख दिया, उनके ऑब्जेक्ट का नाम था ST। बताओ किसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा? देखो AB वाले का वर्चुअल इमेज मिलेगा मैग्नीफाइड, हाँ ना बोलो भाई, AB वाले को वर्चुअल का मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, ये AB की बात हो गई, यही तो हमें चाहिए। और MN वाले को भी वर्चुअल का मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, यही हमें चाहिए, क्योंकि साइज अगर बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। और ST वाले को भी वर्चुअल का मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, बट सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किसको मिलेगा? ST वाले को। क्यों, जरा सीखें। ST सही है आपका आंसर, लेकिन अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बताता हूं। देखो लेंसों के लिए एक फार्मूला होता है भाई कि I/O बराबर V/U, तो यहां से हो गया I बराबर O/U इंटू V। अब ध्यान देना, इधर रिपीट करता हूं, I बराबर ये, देखो भाई ST वाले का U ये है, U माने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और MN वाले का U ये है, और AB वाले का U ये है, तो सबसे ज्यादा U किसका है? AB वाले का, और जिसका U कम होगा उसका I क्या होगा? ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिच जो है वो कौन होगा? ST वाला। एंड दैट इज वाई सिंपल माइक्रोस्कोप आपके हाथ में है, इसका सही से इस्तेमाल कैसे करें? जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को और सिंपल माइक्रोस्कोप को जितना पास हो सके उतना पास ले आइए। इसीलिए जो हाथ की जो लकीरें देखने वाले एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर, वो क्या करते हैं? लेंस लिया और आपका हाथ क्या बिल्कुल पास में रखते हैं। आपसे पूछेगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप की कंडीशन क्या है, तो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप की पहली कंडीशन ये है, ऑब्जेक्ट शुड बी क्लोजर 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 टू लेंस, यानी कि यू क्या होना चाहिए? कम से कम। बट मजबूरी की चिपका तो सकते नहीं है, U0 तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर U0 होगा
तो इमेज ही नहीं बनेगा। लेकिन जितना यू कम हो सकता है उतना यू कम कर लें, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो लेंस आप यूज कर रहे हैं उसकी पावर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। पावर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए मतलब फोकल लेंथ कम से कम होनी चाहिए। पहली कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि यू के कम होने से आई क्या हो जाएगा, जबरदस्त। और दूसरी अभी जो कंडीशन मैं बता रहा हूं कि इस लेंस का जो फोकल लेंथ है यानी पावर ज्यादा होनी चाहिए, पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम। तो हेडिंग डालिए अब आप, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसएम। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसएम, सिंपल माइक्रोस्कोप के काम करने का तरीका क्या होगा। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसएम लिखें आप इसमें, इन एसएम using object in SM using object should be between focus and lens। अंडरलाइन कर लेना focus and lens। in SM using object should be between focus and lens with minimum u, ऐसे ना लिखें with minimum object distance, ऐसे लिखें with minimum object distance for best performance, with minimum object distance for best performance, with minimum object distance for best performance। तो क्लियर कर लें भाई, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, फोकस और लेंस के बीच में, क्योंकि पहले की बाउंडेशन आपको पता है कि कैसा इमेज चाहिए, वर्चुअल का मैग्नीफाई। जितना यू कम कर सकते हैं उतना यू कम करिए, परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगी। सपोर्टिंग डायग्राम बना लीजिए। वी हैव ग्रेटेस्ट साइज फॉर MST बिकॉज, सपोर्टिंग डायग्राम बनाइए, फॉर इट u इज मिनिमम, क्योंकि ST के लिए सबसे कम u है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप बेस्ट तरीके से यूज कब किया जा सकता है, आंसर है कि उसमें u जितना कम कर सकते हो उतना कम कर लो। जितना u आप कम कर सकते हैं उतना कम कर लीजिए। अगली जो हेडिंग होगी हमारी, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर इसी सिंपल माइक्रोस्कोप में ये हेडिंग है, हम इसको MP से लिखेंगे। इसका एक नाम और भी है लेकिन फेमस कम है, वो एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या होता है ये, तो मैथमेटिकली इसको देखिए तो क्या होता है अपने आप पता चल जाएगा। MP बराबर होता है बीटा बाई अल्फा। जरा एक बार बीटा के लिए बताइए, व्हाट इज बीटा, विजुअल एंगल फॉर्म बाई इमेज। और अल्फा क्या है भाई, विजुअल एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। तो ये तो मैग्नीफाइंग पावर नाम की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपके सामने आ गई। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कोई ऐसा आज तक बना ही नहीं जिसका बीटा छोटा हो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा जो भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, उनका बीटा अल्फा से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसलिए ये पक्की बात है कि दुनिया का कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो उसका मैग्नीफाइंग पावर हमेशा 1 से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ऐसा कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता जिसका मैग्नीफाइंग पावर 1 से छोटा हो, क्योंकि बीटा ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा। इसलिए मैग्नीफाइंग पावर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ऊपर बड़ी वैल्यू अपॉन में नीचे छोटी वैल्यू, तो ग्रेटर देन 1। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है मैग्नीफाइंग पावर की।
जब इस डेफिनेशन को, मैग्नीफाइंग पावर की इस डेफिनेशन को सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए लाया गया, फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप डिराइव करना पड़ेगा हम लोगों को, डेरिवेशन है आपके सिलेबस में। फिलहाल अभी रिजल्ट को कंप्लीट करना है वर्किंग प्रिंसिपल के साथ। तो इस जब ओरिजिनल डेफिनेशन को सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए कन्वर्ट किया गया तो आंसर क्या आया? आंसर आया D/U। यानी अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल है कि राइट द फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, बोर्ड पर है D/U। अब इसमें D आ गया ना, पहले बता चुका हूं D क्या होता है। सबोर्ड में जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का लेंस दिखाते हैं, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का कन्वर्जिंग लेंस है। ये रहा फोकस, जितना हो सकता है उतना U कम कर लीजिए। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये U हो गया। इसका जो वर्चुअल इमेज है हमेशा फोकस से बाहर ही बनेगा, लेकिन बड़े साइज का मिलेगा A' B'। और ये बहुत क्लोज होती हैं आंखें जब डिवाइस को यूज करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला कैसे आता है वो देखना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। अभी लिखने की फॉर्मेलिटी पहले कर लें। फिर एक कोड वर्ड आता है, उस कोड वर्ड का नाम है नॉर्मल विजन। ये लिख करके आएगा। नॉर्मल विजन को रिलैक्स्ड आई विजन भी कहा जाता है। तो इसका मतलब जो हम यहां समझा रहे हैं पूरे चैप्टर में वही रहने वाला है। तो फर्दर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ही, जैसे अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ेंगे, तो हम इसको भी इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। नॉर्मल विजन या रिलैक्स्ड आई विजन का मतलब क्या है? अगर इन आंखों ने जो इमेज देखी है अगर वो इनफाइनाइट पर है तो विजन क्या कहलाता है? नॉर्मल विजन। यानी कि इमेज सीन बाय ऑब्जर्वर इज एट इनफाइनाइट, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल विजन, रिलैक्स्ड आई विजन। और एक है आपका स्ट्रेन्ड आई विजन। ये कोड वर्ड है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। स्ट्रेन्ड आई विजन, स्ट्रेन्ड आई विजन को LDDV भी कहा जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका क्या मतलब है? इन आंखों ने जो इमेज देखी है अगर वो 25 सेंटीमीटर पर है तो कहा जाता है कि स्ट्रेन्ड आई विजन है। लिखने वाली फॉर्मेलिटी अभी हम कर देंगे। रिलैक्स्ड आई विजन का मतलब क्या है? जो इमेज आंखें देख रही हैं वो कहां पहुंच गई है? इनफाइनाइट। तो जरा सा इसको अपडेट कर लें। ये रहा V, ये रहा V। तो नॉर्मल विजन, रिलैक्स्ड आई विजन के लिए V क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अगर V इनफाइनाइट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली U क्या हो जाएगा? F। कई बार ये काम हो चुका है, जब हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशन पढ़ रहे थे तब भी हुआ था। फिर भी यहाँ फार्मूला लगा के देख लें कि लेंस के लिए ये जो आर्टिफिशियल लेंस आप लगा रखा है अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में, कन्वर्जिंग नेचर, अगर V की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो भैया U की वैल्यू क्या आएगी? U की वैल्यू F आएगी, वही लिखा मैंने। और जैसे ही हम ये सारी सिचुएशन यहां अप्लाई कर देंगे तो अब हमारे मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या बनेगा? D/F बना। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या बना? D/F। यहां ये वाला फार्मूला तब लगाएंगे जब क्वेश्चन में नॉर्मल विजन कहा जाएगा। और मैं बोल रहा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? कम से कम, और पावर क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा। मतलब इसका ये कि अगर मेरे पास में कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज हैं और मुझे किसी एक को चुनना है फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप, हम किसको चुनेंगे? जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी। देखो फोकल लेंथ अगर कम होगी, फोकल लेंथ अगर कम होगी तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी, और अगर मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी तो बीटा कमाल का ग्रेटर हो जाएगा। सिमिलरली यहां से भी आप देखो, अगर यहां से ना देख पाओ तो यहां से देखो, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां होता है? फोकस और लेंस के बीच में। इससे भी आप बात कर सकते हो। देखो सपोज कर लो इस U की बात करो तो U की वैल्यू फोकल लेंथ से क्या है? कम है। बात को समझना, U की वैल्यू फोकल लेंथ से क्या होती है? कम होती है। लड़कों को मैंने एक ऐसा लेंस दिया जिनकी फोकल लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर थी, और लड़कियों को एक ऐसा कन्वर्जिंग नेचर लेंस दिया जिसकी फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर थी।
देखिए बाउंडेशन लग गई। लड़कों को u जो है जब कम करना होगा तो लड़के किसके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे, 2 सेंटीमीटर से कम। तो 2 सेंटीमीटर से कम क्या होगा, 1.8, 1.7, 1.5। लेकिन लड़कियां स्टार्ट कहां से करेंगी, 0.9 ऐसे स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि लड़कियों के पास जो कन्वर्जिंग नेचर लेंस है उसकी फोकल कितनी रखी गई है, 1। तो उनका u ऑटोमेटिकली 1 से नीचे चलेगा। एंड दैट इज वाई अगर फोकल लेंथ कम है तो ऑटोमेटिकली क्या कम हो जाता है, u। और अगर u कम हो जाएगा तो mp क्या हो जाएगा, ज्यादा। सो वी कैन से फाइनली कि सिंपल माइक्रोस्कोप का कन्वर्जिंग नेचर लेंस अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपकी चॉइस कैसी होगी, सबसे कम फोकल लेंथ वाला या सबसे ज्यादा पावर वाला। नोट कर लीजिए आप, स्टार्ट यहां से करिए एमपी से, डेफिनेशन जो मैग्नीफाइंग पावर वाली है वहां से। और नॉर्मल विजन का मीनिंग मैं बता रहा था, एक बार लिखना है। तो नॉर्मल विजन, रिलैक्स्ड आई विजन का मतलब क्या है। नॉर्मल विजन मीन्स इमेज सीन बाई आईज। कई बार तो एग्जाम में केवल यही बात पूछी गई है, जो इमेज आंखें देखती हैं उसको फाइनल इमेज भी कहा जाता है। तो इमेज सीन बाई आईज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल इमेज। कोड वर्ड है, समटाइम यू हैव ए प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल इमेज। तो जो इमेज आंखें देखती हैं वही फाइनल इमेज है। सिंपल माइक्रोस्कोप में तो खैर अभी कुछ इस तरीके का है ही नहीं, एक ही इमेज बनी है और वही आंखें देख पा रही हैं। तो मीन्स इमेज सीन बाई आईज इज एट इनफाइनाइट। तो जब कोई इमेज अनंत पर हो जाती है, वो इमेज जो आंखें देख रही हैं, तो इस विजन को कोड वर्ड में नॉर्मल विजन, रिलैक्स्ड आई विजन कहा जाता है। क्योंकि बायोलॉजिकल वे में जब हम दूर कोई चीज देखते हैं तो आंखों की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं, लेकिन जब कोई चीज हमारे बहुत पास आती है तो आंखों की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेन कर जाती हैं। एंड दैट इज व्हाई कॉल्ड द रिलैक्स्ड आई, स्ट्रेन्ड आई। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन्ड आई विजन। स्ट्रेन्ड आई विजन मीन्स फाइनल इमेज, ऊपर बता चुका हूं व्हाट फाइनल इमेज का मतलब क्या है। फाइनल इमेज इज एट 25 सेंटीमीटर। अगर फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनी है और वो हम देख रहे हैं तो ऐसे विजन को हम और आप बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई विजन। क्योंकि बायोलॉजिकली इस डिस्टेंस पर जब आप देखोगे तो आपकी आईज की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेन करती हैं। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन हटा रहे हैं भाई। तो ये तो बहुत आसान था कि अगर u v इनफाइनाइट है तो u f होगा। जरा देखते हैं कि अगर 25 सेंटीमीटर v है तो u कितना होगा। लगातार जो है एलाइड मोड में रहिएगा भाई, रुका नहीं जा सकता। सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रही है। मैंने ये फंडा लगाया भाई, पक्का है कि लेंस अपना कन्वर्जिंग है, प्लस में फोकल लेंथ। v कितना है, देखो लिखा हुआ है v कितना है, 25 सेंटीमीटर। स्ट्रेन्ड आई विजन का मतलब तो -25, क्योंकि वर्चुअल इमेज का v कैसा होता है, वर्चुअल इमेज का v कैसा होता है, माइनस में। u पता नहीं है भाई। ये 25 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऑड लग रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, f सिंबल में है, u आपका सिंबल में है। तो इसी के लिए 25 सेंटीमीटर के लिए सिंबल क्या यूज किया, माइनस का d, थोड़ा सा मैचिंग बनाने के लिए। तो d का मतलब भी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और माइनस का u। सारे बड़े बच्चे यहाँ बैठे हैं, जब सॉल्व करेंगे तो u बराबर आएगा fd अपॉन f प्लस डी। सॉल्व करने पर, एलसीएम लेने पर, सब कुछ करने के बाद u जो है वो निगेटिव में आएगा, यहां पर भी u निगेटिव में आएगा। अगर हम ये u, स्टॉप राइटिंग जरा इधर देखें, पॉइंट और है। अगर हम यहां पर ये वाला जो पॉइंट है यहां लगाएं तो बोलो
v की जगह पे क्या होगा, इन्फिनिटी, तो u की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एफ आएगी, u की वैल्यू माइनस एफ आएगी। और जब हम इस u की वैल्यू को यहां रख देंगे तो यहां पे क्या आएगा, माइनस एफ, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर एक्चुअली है क्या, एंगल का रेशियो है बीटा बाई अल्फा। वहां कोई साइन का कोई मतलब है ना, बीटा इज ए वैल्यू, अल्फा इज ए वैल्यू, तो मैग्नीफाइंग पावर में साइन का कोई काम है नहीं है। और इसलिए हमने जानते थे कि यहां साइन का कोई काम नहीं है, तो हमने u का केवल वैल्यू रखा। अब अगर किसी बुक में यहाँ पे नेगेटिव है तो घबरा मत जाना, अगर उसने नेगेटिव रख दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं है, और अगर हमने नेगेटिव नहीं लगाया है तो भी कोई उसका मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर वैल्यू लेके चल रहे हैं, ना कि साइन। सिमिलरली यहाँ पर देखो आ गया है mp बराबर d बाई यू, u की वैल्यू कितनी आई है, u की वैल्यू आई है एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। साइन लेना है तो आप ले लो, कोई बाउंडेशन नहीं है। लड़ाई अगर इस बात पे लड़ी जाए कि क्या करना चाहिए, साइन लेना चाहिए कि या नहीं लेना चाहिए, आंसर है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर एंगल का रेशियो है, वहां साइन का कोई मतलब नहीं है। डी से डी कट गया और आगे चलते हैं। mp बराबर आया f प्लस डी बाई एफ, अलग अलग डिवाइड कर लो, f के साथ f, d के साथ f, तो ये आ गया mp बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। तो स्ट्रेन डाई विजन में मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, नॉर्मल विजन में क्या होता है, जनरल में क्या होता है। ये सारा काम जब आपका कंप्लीट हो जाए तो यहां पर मैं कुछ नोट में पॉइंट्स लिखूंगा। फॉर SM सिंपल माइक्रोस्कोप MP बराबर होता है D बाई यू, ये जनरल फार्मूला है, हमेशा यूज होने वाला। MP बराबर है D बाई एफ, किसी बुक में निगेटिव लगाया तो घबराना नहीं, ये उस समय है जब विजन नॉर्मल होता है। नॉर्मल विजन अगर है तो ये कंसेप्ट लगाइए। और MP बराबर है 1 प्लस डी बाई एफ, ये उस समय आया है जब LDD V के नज़ारे हैं। तो देयर आर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैग्नीफाइंग पावर की, जो इन्हीं तीनों फार्मूलों पर होगी। अब देखिए आप कंफर्ट जोन में जाते हैं, चाहे जो बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे SC बोर्ड हो, मैग्नीफाइंग पावर की कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई, उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम तो इंतजार करेंगे कि वो हमको क्या बताएं कि नॉर्मल विजन है क्या, या फिर वो हमको ये बताएं कि LDD भी है क्या। और अगर कुछ नहीं बताएंगे तो फिर हम इसके लिए सोचेंगे, जनरल के लिए सोचेंगे। लेकिन आप जानते हैं क्या होगा आपके साथ, कुछ नहीं बताएगा तो हमेशा किसके लिए सोचेंगे, नॉर्मल विजन। ये बात हम लिखा नहीं पाएंगे, सुना पाएंगे। मैग्नीफाइंग पावर की प्रॉब्लम में अगर वो कुछ नहीं कहता है तो हमेशा किस विजन को लेके चला जाता है, नॉर्मल विजन। आपके अपने सिलेबस में नॉर्मल विजन। और इसी डिस्कशन से ये भी पता चल गया था, मैं इसको अलग नोट में लिखता हूं क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, सब कुछ तो आ नहीं जाएगा, उसके कुछ कोई ना कोई कंपोनेंट से ही आएंगे, कभी कुछ कभी कुछ। तो इन SM फॉर्मेशन सिंपल माइक्रोस्कोप को अगर हमें बनाना है तो वी हैव, पहली इंपॉर्टेंट बात, यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग के लिए तो अब सोचना ही नहीं है। यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस शुड परफॉर्म, इसको जो भी आता है कहो भूल जाओ, केवल ये काम करके दिखाओ, शुड परफॉर्म वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज। क्योंकि यही वो सिचुएशन होगी कि इमेज आपकी आंखों के सामने होगी और आप आसानी से फोकस कर पाओगे। नंबर 2, फोकल लेंथ ऑफ यूजिंग लेंस शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। और फोकल लेंथ अगर मिनिमम तो पावर मैक्सिमम ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। अब बारी है कि जो मैग्नीफाइंग पावर का ये फार्मूला है D/U,
ये डिराइव कराया जाए। तो सारे डेरिवेशन एक साथ करेंगे। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर लें। लालच क्या है, क्योंकि डेरिवेशन ऑलमोस्ट सब एक ही जैसे हैं, इसलिए हेडिंग है आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला पॉइंट 2C 2 वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे, उसमें भी वेरी वेरी 2C वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। 2C वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। वी यूज CM माने कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वी यूज CM C.M. सेकेंड नंबर पॉइंट, इन CM there are 2 TWO2 converging nature lenses. In CM there are 2 converging nature lenses. Converging nature lenses with variable distance। अंडरलाइन करना है इस बात को। There are 2 converging nature lenses with variable distance। with variable distance। जितना आपने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप ये बता रहे हैं कि CM में 2 कन्वर्जिंग नेचर लेंस होते हैं, तो एक ये कन्वर्जिंग नेचर है और एक ये कन्वर्जिंग नेचर है। और फिर आपने जिस बात को अंडरलाइन किया है उसमें आपने कहा विद वेरिएबल डिस्टेंस। इससे पता चलता है यानी इनके बीच की डिस्टेंस होती है, तो ये हो गया वेरिएबल डिस्टेंस। इस वेरिएबल डिस्टेंस को यानी जो तीसरा पॉइंट है वो क्या बनेगा, ये जो दोनों कन्वर्जिंग नेचर लेंस है इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कहते हैं लेंथ ऑफ CM। यानी लेंथ ऑफ CM फिक्स होती है या वेरी करती है। जब दोनों लेंसों के बीच की दूरी को नाम दिया गया लेंथ ऑफ CM, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये डिस्टेंस क्या करती है, वेरी, तो लेंथ भी क्या करती है, वेरी। और आगे जाकर के आपको भी पता चलेगा कि लेंथ के कम करने से मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाता है, ज्यादा। तो तीसरा पॉइंट लिखें, डिस्टेंस बिटवीन बोथ कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज। डिस्टेंस बिटवीन बोथ कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज। डिस्टेंस बिटवीन बोथ कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी CM, लेंथ ऑफ CM। ब्रैकेट में कैपिटल L। लेंथ को हम लोग कैपिटल L से लिखते हैं, ये जनरल सिंबल है। आप नहीं लिखना चाहो स्मॉल l लिख दो, एक अलग बात है, स्टैंडर्ड कैपिटल L होता है। अब देखिए ये 2 लेंस हैं हमारे पास, इनमें से जो लेंस आंखों के सामने होगा, जो लेंस आंखों के सामने होगा उसको कहते हैं आई पीस लेंस, और जो लेंस ऑब्जेक्ट के सामने होगा, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। समझना है बात को। अब आगे कोई पॉइंट नहीं लिखना है, अब इसके आगे क्या करेंगे, 3 पॉइंट हो गए, हम एक हल्का सा ये रफ डायग्राम बना लेंगे और सब अपडेट उसी में दे देंगे। तो जो कन्वर्जिंग नेचर लेंस ऑब्जेक्ट के सामने होगा उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो फ्यूचर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको फिर ये समझना पड़ेगा। ये शिकायत मत करना कि आपने ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं लिखाया। आप देखो ना, जिस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस फेसिंग ऑब्जेक्ट। लीजिए वो भी मैंने काम कर दिया। और आई पीस लेंस फेसिंग आईज, ये हो गया। अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ होगी, हाँ होगी FO, O माने ऑब्जेक्टिव।
इस लेंस, इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल होगा यूओ। यूओ ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज भी कहीं ना कहीं बनाएगा, तो वो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, वीओ। यानी इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ये 3 फैमिली मेंबर हैं, और इन तीनों फैमिली मेंबर में से अगर कोई मेंबर गायब है तो आप समझ जाना कि आपको ये फंडा लगाना पड़ेगा, अगर इन तीनों फैमिली मेंबर्स में कोई गायब है। ये सब चीजें समझने वाली हैं, दिमाग में रखने वाली हैं। अब ये देखो आई पीस लेंस है। आई पीस लेंस के लिए भी देखो पिछली 2 क्लासेस में, जो लास्ट 2 क्लासेस गई हैं, उसमें ये चीज बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑप्टिकल सरफेसेस आए हैं तो एक ने अगर इमेज बनाई है तो वो दूसरे के लिए क्या बन गई है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि प्रोसेस यहां पर भी वही रहेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी इसके लिए भी वस्तु की दूरी होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। तो यूई, यूई माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस लेंस। ऑब्जेक्टिव आई पीस लेंस भी इमेज बनाएगा तो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी तो क्या होगा, वीई। और इस आई पीस की भी फोकल लेंथ होगी तो क्या होगा, एफई। एक बार फिर से इनके 3 फैमिली मेंबर हैं, अगर तीनों में से कोई एक गायब होता है तो वो क्वेश्चन बड़ा दमदार बन जाता है, क्योंकि उस मिसिंग का पता लगाना पड़ेगा, आपको लेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है कि आई पीस लेंस के जस्ट पीछे आंखें हैं। मेरा चश्मा कभी भी रियल इमेज बना ही नहीं सकता यार। जिन लोगों ने चश्मा पहना, चाहे जैसा हो, उन सबके चश्मे वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्चुअल इमेज है वो मेरी आंखों के सामने बनेगी तभी तो हमें दिखेगी, और जो रियल होगा वो हमारे कहां बनेगा, पीछे, दिखेगा ही नहीं। तो यहां पर जो आई पीस लेंस है, समझने वाली बात है कि आई पीस लेंस के साथ में आंखें हैं, यानी कि इनको केवल एक ही काम दिया गया होगा कि तुमको क्या बनाना है, वर्चुअल का मैग्नीफाइड इमेज बनाना है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इस सपोर्टिंग डायग्राम को और ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी है यहां पर। हेडिंग है आपकी वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल किसका वर्किंग प्रिंसिपल कर रहे हैं, सीएम का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। क्या है वर्किंग प्रिंसिपल, पहले सुन लेते हैं, बाद में लिखने वाला फॉर्मेलिटी भी करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव लेंस से कहा जाता है, या इसको ऐसे सेट कर दिया जाता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये रियल का मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। रियल का मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। वो जो रियल का मैग्नीफाइड इमेज बनेगा वो इस आईपीस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और आईपीस दोबारा से उसको क्या करेगा, मैग्नीफाइड करेगा, और अब क्या बनाएगा, वर्चुअल का मैग्नीफाइड, जो कि इजिली फोकस बाय क्या होगा, आईज। ये है वर्किंग प्रिंसिपल जो लिखने के लिए फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, फिर अभी इसको समझना भी पड़ेगा। तो पहले लिखने वाला काम कर लें। इन सीएम, इन सीएम, इन सीएम ऑब्जेक्टिव लेंस, इन सीएम ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस पे अंडरलाइन कर दो, ऑब्जेक्टिव लेंस पे अंडरलाइन कर दो। फॉर्म, FORM, फॉर्म रियल कॉमा मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड मीन्स बड़ा, रियल कॉमा मैग्नीफाइड इमेज, इसको भी अंडरलाइन कर लो। रियल कॉमा मैग्नीफाइड इमेज, रियल कॉमा मैग्नीफाइड इमेज, फुल स्टॉप। रियल मैग्नीफाइड वाली बात को अंडरलाइन कर लेना, फुल स्टॉप। दिस रियल मैग्नीफाइड इमेज become object for eyepiece lens. This real magnified image become object for eyepiece lens. eyepiece lens को अंडरलाइन कर लो। This real magnified image become object for eyepiece lens. And eyepiece again form
वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, अंडरलाइन करना, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, एंड आई पीस अगेन फॉर वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, कॉमा, विच easily focused by eyes, which easily focused by eyes, which easily focused by eyes, which easily focused by eyes। ये आपने वर्किंग प्रिंसिपल लिखने वाली फॉर्मेलिटी कर ली। अब इसी वर्किंग प्रिंसिपल में कुछ मैथमेटिकल टर्म है, जरा उनको भी पॉइंट आउट कर लिया जाए। ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या कहा जाता है कि तुमको रियल का मैग्नीफाइड इमेज बनाना है, तो मैं अकेले अभी ऑब्जेक्टिव लेंस को बना रहा हूं। ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस, कन्वर्जिंग नेचर होता है, डॉटेड लाइन से भी बना सकते हैं। लीजिए डॉटेड लाइन से दिखा दें, वही आदत अभी बनी थी। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, सजाइए इसको प्रॉपरली। क्या होगा, इधर एफ होता है लेकिन ओ के साथ रिप्रेजेंट करिए, ट्वाइस ऑफ ओ, इधर भी ओ, ट्वाइस ऑफ ओ। इसकी अपनी खुद की फोकल लेंथ होगी एफ ओ, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वी ओ एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज वी ओ। अब इससे कहा गया है कि आपको जो है रियल मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, रियल में बड़ी इमेज। और रियल में बड़ी इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, एफ और 2f के बीच में। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, एफ और 2f के बीच में। तो देखिए भाई, हमारा ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में, तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है, ए बी नाम है इसका। आपका ऑब्जेक्ट ये है, mn नाम है इसका, और ये ऑब्जेक्ट है st। तीनों लोगों को रियल मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। भाई जिसका ऑब्जेक्ट ए बी है, रखा कहाँ पर है, एफ और 2f के बीच में, तो रियल इमेज बनती है अपोजिट साइड ऑफ द लेंस और 2f से बियॉन्ड बनती है। तो यानी जो ए बी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगी बड़ी सी, और mn वाले ऑब्जेक्ट की भी जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी बड़ी सी, और st वाले ऑब्जेक्ट की भी जो इमेज बनेगी वो भी बड़ी सी। लेकिन सबसे बेस्ट में कौन रहेगा, st। क्यों रहेगा, वजह देख लो फिर से। I बाई ओ बराबर V बाई यू। अब आप इस फंडे को लगा रहे हो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो यहाँ पे वी ओ, यहाँ पे यू ओ। तो I, चलिए I के लिए अभी I रखते हैं, I बराबर आ गया O इंटू वी ओ बाई यू ओ। ध्यान से समझना भाई, जिसने st को माना है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, और जिसने mn को माना है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। सबसे कम जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उसका करस्पॉन्डिंग इमेज भी क्या होगा, बड़ा होगा ना। अब देखिएगा, जब ये बात डिस्कस हो गई, अब आपके लिए वाइवा का एक क्वेश्चन बना यहाँ पर कि आप बताइए कि अगर सीएम में ऑब्जेक्ट रखना है ऑब्जेक्टिव के सामने तो कहाँ रखेंगे। सीएम में ऑब्जेक्ट रखना है ऑब्जेक्टिव के सामने, कहाँ रखेंगे। ऑर्डिनरी आंसर हुआ एफ और 2f के बीच में, और बेहतर तरीके से बोलो एफओ और 2fo के बीच में। ये मेरा आंसर हुआ। किसी ने आंसर दिया जस्ट बियॉन्ड एफओ, ये बेस्ट है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट को एफओ से जस्ट पीछे रखेगा उसका यूओ क्या होगा, कम। उसका यूओ होगा कम तो उसका आई क्या होगा, जबरदस्त। तो चलिए इस ऑब्जेक्ट को अब हम उसी नाम से जानते हैं जिस नाम से बुक में ये रखा होगा, ए बी है ये ऑब्जेक्ट। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर दूं, अगर सीएम की बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो ऑब्जेक्ट शुड बी जस्ट बियॉन्ड एफओ, एफओ से थोड़ा पीछे रखिए। ऐसा होने से क्या होगा, यूओ कम हो जाएगा, क्योंकि आप देखो एक बात तो पक्की है, आप यहां तो नहीं जा सकते, यहां कट्टम लगा रहा हूं, क्योंकि आपने क्लियर किया है, डिक्लेयर कर दिया है कि तुमको क्या बनाना है, रियल का मैग्नीफाइड। तो रियल का मैग्नीफाइड बनाना, तो इधर तो हम जा नहीं सकते, बंधे हुए हैं हम लोग, इधर भी नहीं जा सकते, 2FO से इधर भी नहीं जा सकते।
हमें रहना कहाँ होगा, एफ और 2f के बीच में, और इसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमको बेस्ट चाहिए, तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए u कम होगा। कैसे कम होगा, जस्ट fo के पीछे। आप जब ये फॉलो करोगे तो इसकी जो AB की इमेज है वो उस तरफ बनती है, बना देते हैं, अभी रेडीमेड बना देते हैं A डैश और B डैश। जब हम लोग डेरिवेशंस करेंगे तो पूरा स्केलिंग करके बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने रियल का मैग्नीफाइड इमेज बना दिया A डैश B डैश, और ये हो गया VO। यहां पर अब I का मतलब हो गया A डैश B डैश, O का मतलब हो गया AB, VO मीन्स VO और UO मीन्स UO। ये अगर कम है, नीचे का तीर समझा करो, कम है तो A डैश B डैश क्या होगा, ज्यादा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव ने अपना काम कर दिया। और आपने लिखा कि ऑब्जेक्टिव से बनने वाली इमेज आई लेंस के लिए क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट। तो यहां रखा हुआ है आई लेंस, ये आई लेंस है। अब देखिए आई लेंस क्या करेगा, अलग से डायग्राम बनाता हूं यहां पर इस तरफ। अब आई लेंस की परफॉर्मेंस देखिएगा, ये आई लेंस है, आई लेंस। इसके सामने कौन आया है, बड़ा A डैश B डैश। तो इसके सामने आया है बड़ा सा A डैश B डैश, और ये आंखें हैं। और इसको क्या बनाना है, वर्चुअल का मैग्नीफाइड। तो वर्चुअल का मैग्नीफाइड तब बना पाएगा जब ये यानी A डैश B डैश इसके फोकस के कहाँ आएगा, अंदर। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच होता है तभी तो बड़ा सा वर्चुअल इमेज बनता है। इसका मतलब ये है, चलो मैं यहां तुमको दिखाता हूं। मान लो आई लेंस का फोकस ये है, आई लेंस का फोकस ये है, इधर भी होगा इधर भी होगा, इधर लेकिन आंखें हैं, उतना बड़ा रोल नहीं है उनका। चलो मैं दिखा देता हूं ये, और ये रहा तुम्हारा ऑब्जर्वर। अब क्या होगा, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आई लेंस तो तब अपना काम कर पाएगा जब ये A डैश B डैश इसके कहां जाए, फोकस के अंदर आए। तो ये फोकस के अंदर आएगा तभी तो वर्चुअल बनेगा। और आपने बिगिनिंग ऑफ द CM में लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ द CM कैन वेरी, आपने लिखा है ना, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा। इसीलिए कर सकते हैं कि अगर तुमने CM पे आई लेंस पर अपनी आंखें लगाई, बोला सर कुछ दिख नहीं रहा, तो अगर कुछ नहीं दिख रहा तो आप आई पीस वाले लेंस को थोड़ा अंदर दबाओ, कोई रिस्पॉन्स आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा बाहर ले जाओ। यानी कि तुम एडजस्टमेंट करते हो। किस चीज का एडजस्टमेंट करते हो, कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है वो आई पीस के कहां आ जाए, फोकस के अंदर आ जाए। जब ये आई पीस के अंदर आ जाएगी तो बाकी का काम सब अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अब जो है ये A डैश B डैश इसके लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और ये बड़ी सी वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बना देगा, जो कि आपकी ये आंखें क्या करेंगी, फोकस करेंगी। ठीक है ना, क्लियर ये बात। अब सपोज कर लो कि मैं बात करता हूं यहीं से, फिर मैं वहां पे भी जाऊंगा। ये है UE, ये है UE। वापस जाता हूं यहां पर, अकेले आई लेंस की वर्किंग देख रहा था। तो आई लेंस को एडजस्ट करके हमने इसके फोकस के अंदर इसको ले आए, ये रहा UE। अब आई लेंस ने क्या किया, अभी अभी सीखा था कि वर्चुअल जो इमेज होती है वो फोकस के क्या होती है, बियॉन्ड। तो जो वर्चुअल की इमेज होगी दैट विल बी A डबल डैश B डबल डैश, और यही A डबल डैश B डबल डैश जो है वो हमारी आंखों को दिखेगा। तो एक बार मेहनत करके बड़ी इमेज दी है किसने, CM ने, CM के ऑब्जेक्टिव ने, और फिर उसको और बड़ा किया है किसने, CM के आई पीस ने। तब कहीं जाकर के वो बैक्टीरिया हमको क्या करता है, नजर आता है। 5000 टाइम्स बड़ा करना पड़ता है, 5000 गुना बड़ा, तब जाकर के डस्ट का पार्टिकल दिखता है और बैक्टीरिया दिखाई देता है। तो आप देखो मैथमेटिकली बहुत कुछ अभी समझने के लिए है कि अगर हमको बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ CM चाहिए तो ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन FO एंड 2FO। अगर हमको ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चाहिए, मैंने गलत बोल दिया,
अगर मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो ऑब्जेक्ट शुड बी जस्ट बियॉन्ड एफओ, और अगर मुझे ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चाहिए तो ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन एफओ एंड 2FO। ठीक है, तो आप जो है ये वाला डायग्राम बनाइए, इधर उधर वाला छोड़ दीजिएगा। इधर वाला डायग्राम बनाइए, और ये जो कट्टम मैंने दिखाए हैं उनको आप भी दिखाइएगा, जिससे आपको ये याद रहे कि इधर ऑब्जेक्ट रखने की परमिशन नहीं है। जब ये डायग्राम बन जाए, उसी वर्किंग प्रिंसिपल का हिस्सा है, जब ये डायग्राम बन जाएगा तो फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ CM ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में AB, सपोर्ट में डायग्राम के साथ ही लिखा जा रहा है, डायग्राम को देख के ही लिख रहे हैं हम। फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ CM ऑब्जेक्ट शुड बी जस्ट पीछे यानी बियॉन्ड FO, एंड फॉर ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन के आगे कैपिटल FO एंड 2FO। इस डायग्राम को लेकर के मैंने लिखा है क्योंकि ऊपर जो डिस्कशन किया उसी से समझा है। बेस्ट परफॉर्मेंस की कंडीशन में वो नीचे से नीचे चला जाएगा, बट यहाँ जाने की परमिशन नहीं, यहाँ परमिशन नहीं, तो यहीं रखना पड़ेगा FO के जस्ट पीछे। एक तो हमने ये अपडेट किया था लेंथ के लिए, भाई दोनों लेंसों के बीच की दूरी लेंथ ऑफ CM कहलाती है, जो कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस VO है, ये UE है। पहले इसके बारे में बात हो चुकी है। ये जो आई लेंस है ना, ये मूवेबल होता है भाई, मूवेबल, मैंने अभी अभी लिखा, आप भी अपडेट कर लेना। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये फिक्स होता है, ये नहीं इधर उधर चलता। आई लेंस मूवेबल होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस आपका फिक्स होता है। अब जब ये आपने ऑब्जेक्टिव वाला काम कर लिया, हाँ भाई ये डायग्राम हटा दें, अब जो मैंने बाद में अपडेट किए हैं वो कर लिए आपने, हटा रहे हैं इसको। हटाएं, क्योंकि ये जो डायग्राम साइड में बन रहा है थोड़ा स्पेस कम आ रहा है। हटाएं इसको। ऑब्जेक्टिव लेंस ने अपना काम कर लिया, तो अब इसको हटाओ यहां से। ऑब्जेक्टिव लेंस की परफॉर्मेंस हो चुकी है, ये लीजिए। अब केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बची? आई पीस की। तो ये रहा आपका आई पीस, ध्यान दें इधर, वही डायग्राम है जो यहां बना है, यहां बना है वही बना रहे। अब ये जो A डैश B डैश है, इसको किसके अंदर आना पड़ेगा? आई पीस के फोकस के अंदर आना पड़ेगा। अगर तुमने सेटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं करी है तो ये अपने आप हो जाएगा। अगर किसी ने आपसे पहले उसको माइक्रोस्कोप को डिस्टर्ब कर दिया है तो आप घबराइए नहीं, इस आई पीस को हल्का सा आगे पीछे मूव करिए, जैसे ही आंखों को दिखाई दे जाए समझ जाना कि सेटिंग बन चुकी है। जैसे ही FE के अंदर A डैश B डैश आया तो A डैश B डैश की दोबारा से क्या बनती है? और बड़ी इमेज A डबल डैश B डबल डैश, और यही बड़ी सी इमेज इसको दिखाई देती है। नाउ दिस इज VE, आई लेंस से बनने वाली इमेज VE। और देखो अभी भी तुम बेस्ट में जा सकते हो, कैसे? इसको भी हटा रहे हैं। एक बार फिर से हमने ये फार्मूला लगा दिया I/O वाला, ध्यान देना, I/O बराबर V/U, और अब जा रहे हैं फॉर आई लेंस। बताइए भाई O क्या है आई लेंस के लिए? हु इज ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस? A डैश B डैश।
एक से बनने वाली में दूसरे के लिए क्या बनी, ऑब्जेक्ट। तो ए डैश बी डैश तुम क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो फॉर द आई पीस, फॉर आई लेंस। और ए डबल डैश बी डबल डैश आप कौन हो, आप फाइनल इमेज हो, क्योंकि फाइनल इमेज उसको कहा जाता है जिसको आंखें देख रही हैं। और आंखें किसको देख रही हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश को, एंड दैट इज वाई ये फाइनल इमेज है। तो ओ की जगह पर आ गया ए डैश बी डैश, आई की जगह पर आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश, वी की जगह पर आ गया वी ई, और यू की जगह पर आ गया यू ई। ए डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश इंटू में वी ई अपॉन में यू ई। फिर से देखो, ये अगर कम हो जाए तो ये ज्यादा। इसका मतलब ये है कि जब आपका ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश एफ ई के अंदर आ गया है, अभी भी बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप आई पीस को क्या करिए, कंप्रेस करिए। लगातार आपकी आंखें सेट होती हैं, तो जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, आपकी आंखों ने कहा कि साइज बड़ा हो रहा है, और कंप्रेस करिए। अब देखते रहिए कि कहीं इमेज गायब ना हो जाए। ऐसा अगर आप काम करते हैं तो आप किसको कम कर रहे हैं, यू ई को कम कर रहे हैं। और अगर आप यू ई को कम कर रहे हैं तो फाइनल वाली इमेज को तुम क्या कर रहे हो, और बड़ा। देख लो, नाम क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप की कंडीशंस क्या थी, साइज बड़ा करिए। दोनों लेंस मिलकर यही काम कर रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, वो जो काम एसएम में किया गया था वो कितना आसान हो जाएगा यहाँ पर। थोड़ा सा जब आपसे समय मांगा जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान देना इधर। देखो, एमपी जानते हो ना इसको, एमपी फॉर सीएम। ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, लेकिन डिराइव करके मिलता है वीओ बाई यूओ डी बाई यूई। ये जनरल है, और ये डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सारे एमपी के जो डेरिवेशन है वो एक साथ करेंगे। तो सीएम की मैग्नीफाइंग पावर ये आती है, और फिर एमपी की वैल्यू, सॉरी लेंथ सीएम की, एलसीएम क्या मिला था। थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस कंटिन्यूएशन में रहिए, लेकिन थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए। तो लेंथ ऑफ सीएम क्या आया था, वीओ प्लस एफ ई। बट रिमेंबर, कीप इन माइंड कि ये कैसा है, यूई वेरिएबल है, इसीलिए लेंथ सीएम भी क्या है, वेरिएबल है। और चलते हैं आगे, एमपी, एमपी फॉर नॉर्मल विजन, एनवी, एनवी का फुल फॉर्म है नॉर्मल विजन, दूसरा नाम क्या, रिलैक्स्ड आई विजन। तो जब हम लोग ये फीचर्स काउंट करते हैं, सीधे डायरेक्टली अब यहां पर आ गए, तो रिजल्ट आता है वीओ बाई यूओ डी बाई एफ ई। समझो क्यों, नॉर्मल विजन में क्या हुआ था अभी पीछे, नॉर्मल विजन में वी अनंत था और u बराबर f था, आना बोलो भाई। तो नॉर्मल विजन में v अनंत था, तो फाइनल इमेज तुम अनंत पर जाओ, यानी ve की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। तो अगर ve की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो ue की वैल्यू क्या हो जाएगी, fe। ue की वैल्यू क्या हो जाएगी, fe। तो देखिए, मैंने इस ओरिजिनल फार्मूले में यही काम कर दिया, ue की जगह पे क्या कर दिया, fe। और इस केस में जो लंबाई सीएम की है वो क्या हो जाएगी, vo प्लस fe। ये डिस्कशन हो गया यहाँ पर। इस बॉक्स का इंपॉर्टेंस समझो आप, कि नॉर्मल विजन का मतलब था फाइनल इमेज आपको इनफाइनाइट जाना होगा, तो फाइनल इमेज ये डबल डैश अनंत पे पहुंच गई, तो वी क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो यूई क्या हो गया, एफ। उसके बाद हम लोगों ने काम किया था एलडीडीवी, एमपी, एलडीडीवी के केस में। तो एलडीडीवी के केस में ये आएगा वीओ बाई यूओ, ध्यान दें थोड़ा इधर, इनटू में डी बाई, मैं इस बॉक्स को फिर से बनाता हूं। अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में जब एलडीडीवी हुआ था तो v बराबर क्या था, 25 सेंटीमीटर, याद है, बोलो। तो यहां पर फाइनल इमेज कहां पहुंचेगी, 25 सेंटीमीटर, यानी वी बराबर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। तो वी बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर, इसी 25 सेंटीमीटर को कैपिटल डी लिखा था।
उस समय तुम्हारा u क्या आया था, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। उस समय का u आया था एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, याद है ना। इसका u e हो जाएगा ना, ये एफ ई हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एफ ई। क्योंकि सारा का सारा जो रिजल्ट है किसके, आईपीएस के थ्रू चल रहा होगा। क्लियर ये बात। अब देखिए मेन फार्मूले में यूई की जगह पर मैं लिखने वाला हूं एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। पूरी क्लास इस बात को देख ले, रिजल्ट को भी मैं समराइज कर दूंगा। डी से डी कट गया, बोलो एफ ई प्लस डी ऊपर चला गया, तो एफ ई प्लस डी ऊपर चला गया तो नीचे क्या बचा, एफ ई। तो क्या बन गया यहां पर, एफ ई प्लस डी, नीचे क्या हो गया, एफ ई। अब जरा एफ ई को अलग अलग डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, 1 प्लस डी बाई एफ ई। यही लिख रहा हूं 1 प्लस डी बाई एफ ई। और उस समय लेंथ क्या हो जाएगी, वीओ प्लस यूई की जगह पर क्या, एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये जनरल है। लेंथ का जो ये वाला रिजल्ट है वो जनरल है, और फिर ये दोनों नॉर्मल विजन के केस में है और ये दोनों एलडीडीबी के केस में। नोट कर लीजिए आप। इन सीएम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्मेशन, ये तो पता चल गया कि सीएम के दोनों लेंस कैसे थे, कन्वर्जिंग। तो ऑब्जेक्टिव भी कन्वर्जिंग नेचर था और आपका आईपीस भी कन्वर्जिंग नेचर था। उनकी फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव वाले की मिनिमम और आईपीस वाले की मैक्सिमम, या फिर दोनों मिनिमम या फिर दोनों मैक्सिमम, क्या कहना है। यहां से देखो भाई, यहां से देखो फिर क्लियर करो। मिनिमम, दोनों मिनिमम सही, इनका सही आंसर है। और जिनको क्लियर नहीं है वो जरा समझें। ये जो यूओ है ना, यूओ ध्यान देना, यूओ बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए यूओ क्या था, एफओ से थोड़ा सा ही तो बड़ा था, क्योंकि ऑब्जेक्ट एफओ के जस्ट क्या था, पीछे। क्लियर ये बात, यानी यूओ बराबर है एफओ से थोड़ा सा बड़ा। और अगर एफओ कम होगा तो यूओ ऑटोमेटिकली कम होगा, और अगर यूओ कम होगा तो एमपी रिच हो जाएगा। फिर समझना, जब तुम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहे थे तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ऑब्जेक्ट को तुमने एफओ के जस्ट पीछे रखा था, यानी यूओ क्या होगा, एफओ से थोड़ा बड़ा। और अगर एफओ 1 सेंटीमीटर है तो यूओ क्या होगा, 1.1। और अगर एफओ 2 सेंटीमीटर तो यूओ क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि यूओ को कंट्रोल कर सकते हो एफओ से। अगर आप एफओ को कम करोगे तो यूओ ऑटोमेटिकली कम हो गया, अगर यूओ कम हो गया तो एफई क्या हो गया, ज्यादा। अब यहां पर आइए, यूई, यूई क्या था, एफई से कम। बोलो यूई क्या था, एफई से कम। अगर एफई कम हो गया तो यूई ऑटोमेटिकली कम हो गया, अगर यूई ऑटोमेटिकली कम हो गया तो एमपी क्या हो गया, रिच। एंड दैट इज वाई कि कन्वर्जिंग नेचर ऑब्जेक्टिव शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉलेस्ट फोकल लेंथ, स्मॉल लिखा जाए, चलिए चलेगा भी। एंड कन्वर्जिंग नेचर आई पीस शुड हैव स्मॉलेस्ट फोकल लेंथ। दोनों को ही स्मॉल चाहिए, बात को समझे। दोनों के दोनों लेंस क्या कह रहे हैं कि मुझे भी फोकल लेंथ में नीचे ले जाओ, और ये कह रहा है मुझे भी नीचे ले जाओ। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, ऑब्जेक्टिव। कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है किसका सामना कर रहा है, बैक्टीरिया का, जो साइज में एंगस्ट्रॉम माइक्रोन है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव की पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अगर पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ नीचे। बात को समझ लीजिए और फिर क्लियर करिए। दोनों ने कहा कि मुझे छोटा चाहिए फोकल लेंथ, यहां से क्लियर हुआ। तो हमने कहा ऑब्जेक्टिव तुम भी स्मॉलेस्ट हो और आई पीस तुम भी स्मॉलेस्ट हो, लेकिन दोनों के स्मॉलेस्ट में सुपर स्मॉलेस्ट कौन है, ऑब्जेक्टिव। क्यों है, उसकी वजह सुनिए। ऑब्जेक्टिव के सामने कौन है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जो कि आपकी जनरल वे में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको दिखाने के लिए इसकी पावर क्या होगी, ज्यादा। पावर अगर ज्यादा होगी तो फिर फोकल लेंथ क्या होगी, कम। आई पीस ने किसका सामना किया था, ए डैश बी डैश, जो कि ऑलरेडी क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है।
तो आई पीस की पावर उतनी ज्यादा नहीं होगी, एंड दैट इज वाई बट आउट ऑफ बोथ स्मॉलेस्ट फोकल लेंथ will be for ऑब्जेक्टिव लेंस। अब थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आप अगर कन्वर्जिंग लेंस खरीदने गए, स्टॉप रेटिंग, आप कन्वर्जिंग लेंस खरीदने गए किसी शॉप पे, सीएम बनाना है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि आपकी शॉप में जो सबसे छोटी फोकल लेंथ के, स्मॉलेस्ट फोकल लेंथ के कन्वर्जिंग लेंस हो वो दे दीजिए, 2 दे दीजिए। तो उसने तुमको दिया कि भाई मेरी शॉप में एक 1 सेंटीमीटर वाला है और एक 5 सेंटीमीटर वाला है, इससे नहीं है, तुमने कर ले लिया। अब तुम्हारे हाथ में ये भी 5 सेंटीमीटर वाला भी क्या है, स्मॉलेस्ट, और 1 सेंटीमीटर वाला भी क्या है, स्मॉलेस्ट। बट अगर इन दोनों को देखो तो 1 सेंटीमीटर वाला 5 सेंटीमीटर से क्या कम है, तो इन दोनों में से जो सबसे कम है उसका क्या बनाओगे, ऑब्जेक्टिव, और जो बच गया उसका क्या बनाओगे। किससे बचना है अपने आप को, किससे बचाना है अपने आप को? सीएम के दोनों लेंसों में छोटा बड़ा मत बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे याद करो कि सीएम के दोनों लेंसों की फोकल लेंथ क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है, यानी दोनों को स्मॉलेस्ट चाहिए। जब 2 स्मॉलेस्ट मिल जाए तो इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव। जो बच गया वो कौन होगा, आईपीएस। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए आप। तो सीएम भी आपका कंप्लीट हुआ।